नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने हमारे संविधान की आज तक जितनी क्लासें हुई है भारतीय संविधान की, तो उनमें हमने भाग 3 तक का अध्ययन कर लिया है। भाई भाग 3 में हमारा जो अभी जो अंतिम चैप्टर हुआ है वो हुआ है हमारा मूल अधिकार वाला। अब भाग 3 के बाद में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भाग 4 है। और भाग 4 है दोस्तों, इसका जो नाम है भाग 4 में क्या दे रखा है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या हम कह सकते हैं इनको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा शॉर्ट नेम हो गया इसका। तो देखो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट भाग है कौन सा भाई, भाग 4। अर्थात भाग 4 में दे रखा है ये जो आपके ये डीपीएसपी है, और ये है आपके अनुच्छेद। भाई हमारे मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक थे, तो 35 में अंतिम था, तो सीधी बात है 35 के बाद 36, और 36 से लेके 51 तक क्या है कि इनका यहाँ पर विवरण दे रखा है। और एक सिंपल सा सवाल और कि भाई भारत के संविधान में ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ये कुछ सिंपल से फैक्ट है जो हर विद्यार्थी को आना जरूरी है। भाई आप चाहे नेट दो या कोई स्कूल लेक्चर दो, कॉलेज लेक्चर दो, सभी में मतलब ये बेसिक चीज़ें तो हमें आनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसका क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है डीपीएसपी जिनको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में है। भाग 4 में है, अनुच्छेद आपका 36 से लेके 51 तक है। और जैसा कि भारत का जो देश का जो संविधान है वो हम कहते हैं कि उधार का थैला है, विभिन्न देशों से हमने इसको लिया है, कॉपी की है। तो ऐसे ही आपके जो डीपीएसपी है बिल्कुल ये भी हमने कहाँ से लिया भाई, आयरलैंड से लिए है, आयरलैंड से लिए है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे दोस्तों, ये लिए थे आयरलैंड ने स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे भाई, स्पेन से। तो ये तो हो गया इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं क्या भारत के अंदर पहली बार संविधान के अंदर ही यहाँ पर डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है उनकी व्यवस्था की गई, या फिर हमारे यहाँ पर पहले जैसे जो विभिन्न जो आपके अधिनियम थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, क्या उनके अंदर भी डीपीएसपी की व्यवस्था थी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट आयरलैंड से ही पहली बार लिया, ये हमने व्यवस्था पहले कर ली थी। हालांकि ये अलग बात है कि हमने 1935 के अधिनियम के अंदर भी क्या है इसको डाल रखा था, लेकिन थोड़ा वहां पे नाम अलग था इनका। मैं बताऊं आपको, ये जो डीपीएसपी है दोस्तों, डीपीएसपी की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो आपका भारत शासन अधिनियम, कौन सा भाई, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर भी इनकी व्यवस्था थी, जो हमने नाम दे रखा था इनको निर्देशों के उपकरण। किस नाम से था भाई, निर्देशों के उपकरण। तो दोस्तों आपका जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, बिल्कुल इसके अंदर भी निर्देशों के उपकरण के नाम से ये थे, इनकी व्यवस्था उस समय भी की गई थी। अब देखो आगे हम देखते हैं कि भाई आपकी जो डीपीएसपी क्या है। तो देखो आपको पता है कि ये जो डीपीएसपी है एक्चुअली मैं ये कहूँ कि जैसे जब संविधान बन रहा था तो इस पे गंभीर चर्चा हुई थी, और कईयों ने तो इसका नाम चेंज करने या इसमें कुछ इसके ढांचे में परिवर्तन के लिए भी बहुत सारी अनुशंसाएं की थी। तो उनमें हम प्रमुख की बात करते हैं, जैसे इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाई नाम है इसका
राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा के एक सदस्य थे और वो थे सैयद कमरुद्दीन। कौन थे भाई? सैयद। तो सैयद कमरुद्दीन ने क्या प्रस्ताव रखा संविधान सभा में कि भाई ये जो आपके जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है ना, बोला इनमें से ये निदेशक शब्द इसको क्या किया जाए, इसको हटाया जाए। तो सैयद कमरुद्दीन ने क्या प्रस्ताव रखा कि भाई राज्य के नीति निदेशक तत्व ये है, इनमें से निदेशक शब्द को इसको हटाया जाए। इसके अलावा हरि विष्णु कामत, नाम सुना होगा, HV कामत, HV कामत, ये हम कह सकते हैं हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत। तो हरि विष्णु कामत ने भी क्या प्रस्ताव रखा कि इसके अंदर जो ये शब्द है, कौन सा, बोला ये जो नीति शब्द है, ये जो नीति शब्द है, तो बोला इस शब्द को क्या किया जाए, हटाया जाए। दोस्तों एक बार नेट में पूछा गया है इससे संबंधित सवाल, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। वैसे इजीली सब दोस्तों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि भाई डीपीएसपी को लेकर जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो उस संविधान सभा के अंदर इस पे कुछ लोगों ने आपत्ति की। तो सबसे पहले तो आपत्ति कौन करने वाला? सैयद कमरुद्दीन। इसने क्या कहा कि भाई इस निदेशक शब्द को हटाओ, क्या करो भाई, इस निदेशक शब्द को हटाओ। दूसरा, आपका जो HV कामत या हरि विष्णु जो कामत थे, इन्होंने कहा कि इस नीति शब्द को हटाओ। लेकिन बता दूं आप लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इनको अगर हटा देंगे तो हमारा जो औचित्य है, ये जो डीपीएसपी जो हम बना रहे इसका औचित्य है, बोला उसका औचित्य का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और हम इसको हटा नहीं सकते, इसलिए इसको हटाया नहीं गया, इसको ऐसे के ऐसे ही इसको रखा गया। अब जब हम डीपीएसपी का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो डीपीएसपी है भाई, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है एक्चुअली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायी, कार्यकारी, विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में, विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में क्या करता है ये भाई, राज्य को निर्देश देता है। क्या करता है ये, राज्य को निर्देश देता है। मतलब डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या करते हैं कि विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में ये क्या करते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं कि भाई जब भी तुम नीतियां बनाओ तो नीतियां बनाते वक्त तुम्हें क्या करना है, डीपीएसपी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो उद्देश्य से हमने जो सपने दिखाए डीपीएसपी के अंदर, बिल्कुल उनको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो डीपीएसपी है, ये क्या है भाई, संविधान की आत्मा है। ये क्या है भाई, ये संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी है जो दोस्तों क्या है, ये संविधान की आत्मा है। इनको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। दूसरी बात, ये जो डीपीएसपी है, ये क्या करते हैं भाई, भाई जैसे आपके मूल अधिकार थे, तो दोस्तों मूल अधिकार तो क्या थे कि एक पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे थे, पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे थे। लेकिन ये जो डीपीएसपी है, ये क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं।
डीपीएसपी है, ये क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, अर्थात वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। तो ये कुछ चीजें देखी हमने कि भाई डीपीएसपी है, ये क्या है कि विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य को निर्देश देते हैं। उनको पॉलिसी बनाते वक्त उनको बिल्कुल भाई तुम्हें क्या करना है, इनको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। इन्हें क्या कहा गया है, इनको आत्मा कहा गया है। और डीपीएसपी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं भाई, ये स्थापना करते हैं। अब देखो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करते हैं, लेकिन हमने मूल अधिकारों में बात की थी कि भाई मूल अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 36 से लेके 51 तक हमने जो डीपीएसपी में जो लक्ष्य निर्धारित किए, जो चीजें बताई है, अगर सरकार, अगर राज्य उनकी पालना नहीं करती तो हम उसको पालना कराने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते, अर्थात बिल्कुल राज्य की ये इच्छा पे छोड़ दिया गया है। भाई कहने का मतलब भी ये है कि इसके अंदर जो प्रावधान रखे गए वो तत्काल समय में पूरे नहीं किए जा सकते थे, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया कि भाई जिस दिन भारत की संसद का चुनाव हो जाएगा, यहाँ पे सरकारें बन जाएगी, जैसे जैसे इनको महसूस होगा कि अब अभी ये चीज चाहिए तो बिल्कुल उसको ये क्या करते जाएंगे, लागू करते जाएंगे। इसीलिए हमने 36 से लेके 51 तक ये सारे काम ऐसे छोड़ दिए। तो ध्यान रखना, डीपीएसपी के लिए न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती, अर्थात राज्य को डीपीएसपी की पालना कराने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य पे ये दबाव नहीं रहेगा कि तुझे क्या करना है, इनकी पालना ही करनी है, ध्यान रखना है ना। और नहीं हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय की इस मामले में शरण ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो, मूल अधिकारों में और डीपीएसपी में एक थोड़ा सा अंतर करके हम देखते हैं एक बार, दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों ये तो है आपके एक तरफ आपके मूल अधिकार, और ये हो गए आपके डीपीएसपी। तो देखो, मूल अधिकार है भाई संविधान के कौन से भाग में है, ये लो भाग 3 में, पूरी चर्चा कर चुके हम पहले इसकी। डीपीएसपी है, ये कौन से भाग में है, ये भाई आपके भाग 4 में आ गई। भाग 4 में आ गए। ये आपका अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक है। ये है आपके 36 से लेके और 51 तक हो गए। भाई भाग 3 में तो क्या हो गया, आपके मूल अधिकार हो गए, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। दूसरा आपका जो डीपीएसपी है वो भाग किस में हो गए, 4 के अंदर हो गए, जो 36 से लेके 51 तक है। दोस्तों एक बार दोनों को हम एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमारे कई जो संदेह है, कई डाउट्स है, वो अभी क्लियर हो जाए यहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं आपके लिए दोस्तों एक डायग्राम बना रहा हूं। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो भाई ये क्या है, निषेधात्मक है। ये क्या है भाई, निषेधात्मक है। और ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके सकारात्मक।
निषेधात्मक का मतलब क्या हो गया? नकारात्मक। मतलब आपने से पढ़ा भी है कि भाई राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य यह नहीं करेगा। हर जगह हमने उसको बाउंड किया है भाग 3 के अंदर कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। पढ़ा ना हमने पूरा, नहीं करेगा नहीं करेगा, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया पूरा। लेकिन भाग 4 में हमने राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, इन फ्यूचर ये करेगा, ये करेगा, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो क्या हो गया? सकारात्मक हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, मूल अधिकार है वो क्या? आपके नकारात्मक है। इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं नकारात्मक। मतलब राज्य को बिल्कुल इस पर कहा कि तू ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बताया हमने जैसे धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, ये सारे नहीं नहीं वहां हमने काम में ली है। इसीलिए क्या हो गया? आपके मूल अधिकार नकारात्मक हो गए। लेकिन डीपीएसपी में राज्य बोला ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो क्या हो गया भाई? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? सकारात्मक। तो दोस्तों डीपीएसपी क्या हो गए? सकारात्मक हो गए। इसके बाद में परिवर्तनीय है। ये परिवर्तनीय है और ये क्या है भाई? अपरिवर्तनीय है। थोड़ा यहां पे आपको लग रहा होगा लैंग्वेज से कि परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही आपकी वर्डिंग आएगी। परिवर्तनीय मतलब क्या हो गया भाई? इसके लिए हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। हमने पढ़ा था भाग 3 के अंदर कि जब अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो क्या हो गए? वो परिवर्तनीय हो गए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि अगर डीपीएसपी के लिए हम राज्य को बाध्य नहीं कर सकते तो क्या हो गए? अपरिवर्तनीय हो गए। कहने का मतलब है ये क्या हो गए भाई? इसको तो लागू करने राज्य क्या है? बाध्य, और इसके लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए बाध्य नहीं है। तो दोनों में अंतर हो गया ना। अब देखो ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल ये वाद योग्य है। आपके जो मूल अधिकार है दोस्तों बिल्कुल क्या है? वाद योग्य है। जबकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। ये आपके वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकारों को हम कह सकते हैं कि भाई क्या है? एक तरह से ये राजनीतिक न्याय हो गया। क्या हो गया? राजनीतिक न्याय। लेकिन आपका जो डीपीएसपी है वो क्या हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों हमने ये तुलनात्मक यहां पर इनकी स्टडी की है कि हमें ध्यान रहे कि भाई मूल अधिकार में तो ये सिस्टम है और डीपीएसपी में ये है। मैं रिवाइज करता हूं फिर से एक बार। मूल अधिकार भाग 3 में किसमें होगी भाई? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ये क्या हो गए? निषेधात्मक, नकारात्मक। ये क्या हो गया? आपके सकारात्मक। ये परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। ये बाध्य है बिल्कुल, इसके लिए हम राज्य को बाध्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य मानने के, पालना करने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन देखो यहां पर दोस्तों वाद योग्य नहीं है। और मूल अधिकार क्या है भाई? राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। वैसे देखा तो सभी की करते हैं, यहाँ पे राजनीति भी करते हैं, सामाजिक भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमने कह दिया यहाँ पे ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा क्या इंट्रो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे जो नीति निर्देश तत्व है राज्य के, उन पर किस किस का प्रभाव है। आप कहते हो, पढ़ते हो भी हो भाई, इसमें महात्मा गांधी का कहाँ कहाँ प्रभाव है इस पे, हैं, और इस पे समाजवाद का कहाँ कहाँ प्रभाव है,
तो जब हम प्रत्येक आर्टिकल को पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक, तो हम हाथों हाथ चर्चा करते जाएंगे कि भाई किसका कहां पर कैसे क्या प्रभाव है। तो अगर हम बात करें कि आपका जो डीपीएसपी है, तो देखो डीपीएसपी में हमें एक तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक तो मिलते हैं हमें गांधी के दर्शन। किसके मिलते हैं भाई? गांधी के दर्शन। अर्थात डीपीएसपी के अंदर भारत के जो राष्ट्रपिता है ना, कौन है? महात्मा गांधी। तो हमें क्या मिलते हैं यहां पर? गांधी के दर्शन मिलते हैं भाई। गांधी के दर्शन मिलते हैं इसके अंदर। दूसरा है यहां पर प्रशासकों के लिए क्या है भाई? यहां पर आचार संहिता। प्रशासकों के लिए क्या हो गया? ये आचार संहिता हो गया। दूसरा क्या है भाई? ये लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें क्या होते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के भी इसमें क्या होते हैं दोस्तों? हमें दर्शन होते हैं। तो इसका जो मूल अधिकार, मूल जो आधार आपका डीपीएसपी जो आपका भाग 4 है, उसमें ये 3 चीज मुख्य है। कौन कौन सी हो गई भाई? एक तो हो गया कि आपका इसमें गांधी के दर्शन। पता है आपको, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके विचारों से हमारे यहाँ पे पूरा देश प्रभावित हुआ है। तो उनके विचारों को भी हमने क्या भाई डीपीएसपी में क्या दिया है? स्थान दिया है। दूसरा, प्रशासकों के लिए इसमें क्या है? आचार संहिता है कि तुम जो भी कानून बनाओगे, जो भी नीतियां बनाओगे, बिल्कुल डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाओगे। तो ये उनको भी बॉन्ड करते हैं। और दोस्तों ये जो आपका भाग 4 है, ये कैसे राज्य की स्थापना करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। भाग 3 तो देखो पुलिस राज्य की स्थापना करता था, लेकिन ये क्या है? यहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। अब जब हम देख ही रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य, एक शब्द आया देखो यहां पर राज्य, तो जरा हम देखते हैं एक बार राज्य का यहां पे क्या तात्पर्य है। देखो दोस्तों, जो राज्य होता है ये 2 टाइप का होता है राज्य। देखो राज्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? 2 टाइप का होता है, बताऊं आपको मैं। राज्य आपका क्या हो गया भाई? 2 टाइप का हो गया। तो देखो एक तो कौन सा हो गया आपका? पुलिस राज्य। पुलिस राज्य हो गया एक तो, है ना। एक कौन सा हो गया आपका? लोक कल्याणकारी राज्य। एक हो गया आपका लोक कल्याणकारी राज्य। मतलब हम देखें तो राज्य के 2 स्वरूप हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो कौन हो गया? पुलिस राज्य हो गया, एक हो गया लोक कल्याणकारी राज्य। अगर हम पुलिस राज्य की बात करते हैं तो भाई पुलिस राज्य का काम क्या होता है दोस्तों? देखो पुलिस राज्य का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या हो गया भाई? कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा क्या हो गया इसका? यहां को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, इसके अलावा राजस्व एकत्रित करना। देखो दोस्तों, पुलिस राज्य है जो बिल्कुल कल्याणकारी राज्य से विपरीत होता है। इसका काम ही क्या होता है? बस कम से कम हस्तक्षेप करना। पुलिस राज्य का मतलब होता है नागरिकों के मध्य कम से कम हस्तक्षेप करना। मेन उद्देश्य होता है इसका क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना
और तीसरा होता है राजस्व को एकत्रित करना। ये क्या हो गया, इसके मुख्य काम होगी। ये तो क्या हो गया, इसके मुख्य काम हो गए। लेकिन ध्यान रखना, लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है इसका क्या होता है, इसका काम विस्तृत होता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता दोस्तों, इसका काम ही पूरा होता है। काम कैसे पूरा होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के, जब वो गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ से लेके और जब मर जाता है बुढ़ा होके, तो मरने के बाद जब वो कब्र में होता है तो कब्र तक भी क्या करता है, राज्य उसका ध्यान रखता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की पहचान है। मतलब उसके माँ के गर्भ से लेके कब्र तक क्या है, ये नागरिकों का ध्यान रखता है, उनका कल्याण करता है। भाई कब्र तक कैसे, कि कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी क्या करता है, ये जारी करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसका काम बड़ा विस्तृत है। और ये कब से शुरू होता है, ये गर्भ से लेके और जन्म तक चलता है। ये तो हम कह सकते हैं कैसा राज्य, बोला गर्भ से लेकर जन्म मृत कब्र तक, जन्म से लेकर कब्र तक। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या है कि बिल्कुल ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये इसका काम ही ये है कि अधिकतम लोगों का इसमें क्या कल्याण किया जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमने बताया यहाँ पर राज्य के 2 टाइप्स बताए हमने यहाँ पे सिंपली तौर पे। एक तो होता पुलिस राज्य, एक होता है लोक कल्याण के राज्य। वैसे जब हम इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि पुलिस राज्य क्या होता है और लोक कल्याण का राज्य क्या होता है। अभी तो क्या हम थोड़ा बस भारतीय संविधान पढ़ना यहाँ पे चाह रहे हैं, तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में हम यहाँ पे केवल देख रहे हैं। बाकी इसकी जो विस्तृत चर्चा है, जब हम इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, तो विस्तृत चर्चा हम वहां पे करेंगे, है ना। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास में 2 टाइप के राज्य हो गए। एक तो हो गया पुलिस राज्य हो गया, एक करिएगा लोक कल्याणकारी। पुलिस राज्य के कुछ काम फिक्स है, वो कौन कौन से काम है भाई, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना और राजस्व एकत्रित करना। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य का ज्यादा काम होता है, ये गर्भ से लेके, शिशु के गर्भ से लेके और आदि कब्र तक क्या करता है, ये काम करता है। तो ये हमारे यहाँ पर राज्य के 2 टाइप्स हो गए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 36। भाई हमारा 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएस भी है। तो दोस्तों हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो कौन सा है भाई, 36। और देखो अनुच्छेद 36 में क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखो यहां पर भाई, ये क्या हो गया, इसमें दे रखा है आर्टिकल 36 में बोला राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मतलब क्या है यहां पर, अब बताऊं दोस्तों मैं आपको। आपने जब मूल अधिकार पढ़े थे तो दोस्तों मैंने अनुच्छेद 12 के अंदर भी वहां पर बताया था राज्य की परिभाषा, मैंने आपको बताई थी राज्य की परिभाषा। तो दोस्तों वही चीज है यहां पर, और इसमें भी क्या कहा गया है कि भाई भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। मतलब भाग 4 के अंदर भी राज्य शब्द का वही अर्थ है जो किसमें है, भाग 3 में है। बस इतना कहा गया है। अब हमें यहां पर याद आ जाना चाहिए कि भाग 3 में हमने राज्य की परिभाषा कहां पर पढ़ी थी। तो दोस्तों याद कीजिए, जब हमने मूल अधिकार स्टार्ट किए थे अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, तो वही है अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 12 को आप याद कर लीजिए। आप अनुच्छेद 12 में क्या पढ़े थे बताओ, याद आ रहा किसी को भाई? अनुच्छेद 12 में क्या था, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। राज्य में क्या शामिल था, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका एवं
राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इसके अलावा एक और दे रखा है कि राज्य निधि से पोषित संस्थान। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल आपका जो 12 में दे रखा है, ये इसी ने रेफरेंस लिया 36 के अंदर कि भाई भाग 4 के अंदर राज्य की वही परिभाषा होगी जो हमने भाग 3 में बताई है। और भाई भाग 3 में हमने कहां बताई थी? अनुच्छेद 12 के अंदर। 12 में क्या था कि संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य निधि से पोषित क्या हो गए दोस्तों? संस्थान। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये सब आते हैं हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो हमारी भाषा के हिसाब से हो गया। लेकिन देख, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आजकल जो संविधान में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके अंदर हमारे जो बैरियर एक्ट है, वो जो संविधान की हूबहू भाषा से पूछे जाते हैं। और थोड़ी सी भाषा वहाँ शब्दावली थोड़ी जटिल होती है, लेकिन अगर हम सिंपल भाषा के साथ अगर उसको भी पढ़ ले दोस्तों हाथों हाथ, तो बिल्कुल आपके ये संदेह वगैरह सब हाथों हाथ दूर हो जाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको भारत के संविधान में मैंने आपको पहले भी सारे आर्टिकल बताए जो आपके बैरियर एक्ट में जैसे जैसे आपके संविधान में ओरिजिनल रूप से डाले गए हैं। अब मैं फिर बताता हूँ इसके बारे में भी आपको कि आपका 36 के देखो इसमें क्या लिखा है। 36 में क्या लिखा है आपके संविधान के अंदर? देखो दोस्तों, ये जो है आपका अनुच्छेद 37, देखो भाई, अरे 37 सॉरी, अपना तो अनुच्छेद 36। देखो भाई अनुच्छेद 36, इसमें क्या दिखा है? परिभाषा। और परिभाषा किसकी बोला? राज्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसा लिखा हुआ हमारे इसमें संविधान के अंदर, जो आपका मूल संविधान है, ओरिजिनल संविधान है, उसमें कैसे किन शब्दों का यहाँ पे खेल खेला गया है उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस भाग में, अर्थात भाग 4 में। देखो दोस्तों किस भाग की बात हो रही है? भाग 4 की। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में दे रखा है। समझ गए आप? और बिल्कुल आपके जो अनुच्छेद 36 में ऐसे की ऐसे हैं दोस्तों दे रखा है। तो ये हमारी संविधान की भी क्या हो गई, वहां पर राज्य की डेफिनेशन। और इसने कहां का रेफरेंस दिया दोस्तों? इसने रेफरेंस दिया आपका वही भाग 3 के अनुच्छेद 12 का, क्योंकि हमने चर्चा कर ली पहले मूल अधिकारों के अंदर राज्य की वहां डेफिनेशन के लेके, तो वही चीज है यहां पर। और 36 के अंदर भी इसको वही रिपीट किया है इसको। तो दोस्तों ये हमारा आज इस क्लास का सामान्य से परिचय था डीपीएसपी का। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी अगली होगी 37 से लेके आगे देखेंगे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।